सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वैसे तो जब लोग प्यार के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में कुछ हसीन सी यादें आ जाती हैं। लेकिन कभी-कभी प्यार में कुछ ऐसा होता है जिससे लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ क्रिस और अमांडा के साथ। वो लोग इस बार वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर एक रोमांटिक टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें वर्मोंट के एक ब्रिज से होकर गुजरना था जिसका नाम था एमिली ब्रिज। रात का समय था और क्रिस गाड़ी चला रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक लड़की अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। क्रिस ने दूर से ही उसे देख लिया और गाड़ी रोक दी। लेकिन जब उसने नीचे उतर कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो उसने गाड़ी में बैठकर अमांडा से पूछा, तुमने उस लड़की को देखा क्या? अब पता नहीं कहां चली गई। तभी उसके एकदम पास से एक बहुत खौफनाक आवाज आई। कौन सी लड़की? तुम किस लड़की से मिलने गए थे? क्रिस ने जैसे ही अपने बगल में देखा, उसने पाया कि उसकी वाइफ की जगह एक बहुत भयानक चेहरे वाली एक लड़की बैठी थी। उसकी गर्दन पूरी मुड़ी हुई थी और उसके हाथ पांव इस तरह से आपस में क्रम्बल्ड थे जैसे वो टूट गए हों। उसके एक तरफ का चेहरा भी छिला हुआ था और उस तरफ की आंख भी फूटी हुई थी। उस लड़की ने क्रिस से पूछा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए उस दिन? किससे मिलने गए थे? कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? क्रिस उसे देखकर बहुत डर गया। वो अपनी गाड़ी से उतरा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो गाड़ी के दरवाजे से टक्कर खाकर नीचे गिर गया। अगले दिन क्रिस की आंखें हॉस्पिटल में खुली। उसके शरीर पर बहुत से स्क्रैचेस के निशान थे। अमांडा उसके पास ही बैठी हुई थी। जब क्रिस ने अमांडा से पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था, तो अमांडा ने बताया कि क्रिस उसके बगल में बैठकर कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वहां पर खड़ी नर्स बड़े ध्यान से क्रिस को देख रही थी। उसने पूछा, क्या आप एमिली ब्रिज से होकर जा रहे थे? अमांडा ने अपना सर हाँ में हिलाया। तब उस नर्स ने उन्हें बताया कि वो ब्रिज हॉन्टेड है और रात के समय वहां पर कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि काफी समय पहले एमिली नाम की एक लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसके रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे थे। इसलिए एमिली ने अपने आशिक से कहा कि वो उस ब्रिज पर जाकर वहां से कूदकर अपनी जान दे देंगे और अपने प्यार को अमर कर लेंगे। लेकिन जब एमिली वहां पहुंची तब उसका आशिक वहां नहीं था। उसने घंटों उसका इंतजार किया, लेकिन उसका आशिक उससे मिलने ही नहीं आया। इस गम में एमिली ने अकेले ही उस ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश किसी को नहीं मिली। कहते हैं कि वो उसी नदी में कहीं डूबी हुई है। उस दिन के बाद से रात में गुजरने वाले हर इंसान से वो मिलती है और उससे एक सवाल पूछती है, किससे मिलने जा रहे हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्रिस और अमांडा ये कहानी सुनकर बेहद घबरा गए। नर्स ने अमांडा से कहा कि वो क्रिस को आराम करने दे। क्रिस ने अमांडा को प्यार से कहा कि एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो हम फिर से अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे। अमांडा ने क्रिस को मुस्कुराते हुए देखा और वहां से चली गई। तभी क्रिस का ध्यान ऊपर पंखे पर गया। वहां पर उसे एमिली की आत्मा दिखाई दी। उसने अपनी भयानक आवाज में क्रिस से पूछा, किससे मिलने जा रहे हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बारिशों के मौसम में पानी की बौछार और ठंडी हवाएं जितनी सुहानी होती हैं, सड़कें उतनी ही सुनसान और खतरनाक। आज की कहानी हमारे एक व्यूअर अजीत के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम अजीत है और अगस्त 2016 में मैं अपने ऑफिस के एक दोस्त कार्तिक के साथ दिल्ली से मनाली जा रहा था।
हम दोनों को पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक था और बारिश के मौसम में रोड ट्रिप का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हमने सोचा क्यों ना इस वीकेंड हम मनाली की एक छोटी सी ट्रिप मारें। हमारा वहां रात के 9 बजे तक पहुंचने का प्लान था, पर तेज बारिश की वजह से हम लोगों ने 2 घंटे का ब्रेक ले लिया। आसपास के लोगों ने हमें ऐसे मौसम में आगे जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन हम लोग भी ठान कर आए थे कि ये मनाली की ट्रिप तो एंजॉय करके ही घर लौटेंगे। तो बारिश हल्की होते ही हम वापस मनाली की ओर निकल गए। कुछ ही दूर जाते ही इतनी धुआंधार बारिश हुई कि मेरे लिए गाड़ी चला पाना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी के शीशों पर ओस जम गई थी, जिसकी वजह से आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मनाली कुछ 40 किलोमीटर दूर ही था, तो हम धीरे धीरे किसी तरह गाड़ी चलाते रहे। कुछ दूर हमें चाय की एक टपरी दिखी, तो हमने वहां गाड़ी रोक ली। हम गाड़ी में बैठकर चाय ही पी रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने जोर जोर से ठक ठक की। मेरे दोस्त ने जब गाड़ी का शीशा नीचे किया तो हमने देखा कि एक बेहद सुंदर लड़की सफेद साड़ी में ऊपर से नीचे तक भीगी हुई हमसे कुछ कहना चाह रही है। वो बोली, साहिब, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? पास में ही मेरा गांव है। मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मेरा दोस्त कार्तिक उसकी खूबसूरती से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था और उसे बिठाने के लिए मुझे इंसिस्ट करने लगा। मैंने उसकी बात मानकर उस लड़की को पीछे वाली सीट पर बिठा तो लिया, पर मेरे मन में कुछ अजीब सा खटक रहा था। मेरा दोस्त उसे कुछ ना कुछ सवाल करे जा रहा था, पर वो लड़की एकदम चुपचाप बैठी थी। मुझे उस लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। बारिश और तेज हो गई और एकदम से उस लड़की ने कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, इस सड़क पर बारिश के वक्त बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। 2 महीने पहले मेरा भी इसी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। मैं ऐसे ही पूरी भीगी हुई इस सड़क से अपने गांव जा रही थी और जाते वक्त पता नहीं किस गाड़ी ने अचानक मेरे सामने आकर मुझे ठोकर मार दी और तड़पती हुई हालत में मुझे यहीं छोड़कर चली गई। किसी ने वो गाड़ी रोकी तक नहीं। वो ये सब बोल ही रही थी कि मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। जैसा जैसा वो कह रही थी, मुझे अपने सामने रोड पर वही सब होता हुआ दिख रहा था। मुझे दिखा कि सफेद साड़ी में एक लड़की को एक गाड़ी बहुत तेज ठोकर मार के आगे निकल गई। मेरी गाड़ी जब उस जगह पर पहुंची तो मेरी खिड़की के बगल में आकर वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मदद मांग रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो मैं शॉक हो गया। वो लड़की हूबहू वैसे ही दिख रही थी जैसे मेरे गाड़ी में पीछे बैठी लड़की। तभी रियर व्यू मिरर में मुझे उस लड़की का डरावना चेहरा दिखा, जिसे देखकर मैं सुन्न पड़ गया और मेरी गाड़ी जाके एक दूसरी गाड़ी में टकरा गई। मेरा सर स्टीयरिंग पर जा लगा और मेरे बगल में बैठा कार्तिक बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जब मैंने पीछे देखा तो वो लड़की जो हमारे साथ बैठी थी वो गायब हो चुकी थी। हम किसी तरह मनाली के बस स्टॉप पहुंचे, जहां लोगों ने हमारी मदद करी। ये किस्सा जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 महीने पहले उनके गांव की एक लड़की की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और आज भी वो सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम इकबाल है और मैं पिछले 20 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा हूँ। मैं मुंबई का चप्पा चप्पा जानता हूँ और सभी इलाकों से गुजर चुका हूँ, पर मुंबई में एक ऐसी जगह है जहां मैं कभी नहीं जाता। वो है मुंबई की गोरेगांव में स्थित आरे कॉलोनी। करीब 8-9 साल पहले देर रात में एक पैसेंजर को रॉयल पाम सोसाइटी में छोड़ के मैं घर वापस लौट रहा था। पूरा रास्ता सुनसान जंगलों के बीचों बीच बना था। उस दिन हवा बहुत जोरों से चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी। मैं किशोर कुमार का गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरी ऑटो के सामने एक औरत आई। मैंने झटके से गाड़ी रोकी
और उस औरत से माफी मांगने के लिए उतरा, मगर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरी आंखों का कुछ धोखा हुआ है, तो मैं ऑटो में वापस बैठ गया। जैसे ही मैंने ऑटो स्टार्ट करी, एक बूढ़ी सी औरत मेरे बगल में आके खड़ी हो गई और उसने मुझसे कहा, थोड़ा आगे तक चलोगे? और पीछे बैठ गई। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे और एकदम मट्टी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा उसके बिखरे बालों से छुपा सा हुआ था। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि रात के 3 बजे इस बूढ़ी औरत को कहां जाना है। मैंने उससे पूछा, मैडम कहां जाना है आपको? उसने जवाब में कहा, आगे एक शमशान है, बस वहां तक। ऑटो के मिरर से जब मैंने उसे कहते देखा, उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। जब उसके बाल हवा से उड़े तो उसका गलगला सा चेहरा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और तब मुझे सूझा कि शायद मेरे पीछे जो औरत बैठी है वो एक चुड़ैल है। जो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चुपचाप ऑटो को खूब तेजी से आगे भगा रहा था। एकदम से मेरी ऑटो में खड़खड़ हुई और वो बंद पड़ गई। मैंने तुरंत उतर के बिना उस औरत से नजर मिलाए ऑटो को ठीक करने में लग गया। जैसे ही मैंने ऑटो ठीक करके ऑटो स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि वो औरत मेरे पीछे वाली सीट पे है ही नहीं। तभी मेरे बगल से एक ऑटो गुजरा जिसमें वही औरत बैठी थी। मैं उस इलाके से जैसे तैसे निकलकर घर पहुंचा और सीधे जाके सो गया। अगले दिन मुझे मालूम हुआ कि उस इलाके में एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है और ऑटो ड्राइवर की उसी समय डेथ हो गई। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि वो वही ऑटो था जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठ के निकली थी। इस किस्से के बाद मैंने कई कहानियां सुनी कि आरे कॉलोनी में ऐसी सफेद साड़ी वाली एक बूढ़ी सी चुड़ैल रहती है। ये बात है साल 2011 की। ईद का दिन था और हर जगह जश्न का माहौल था। वो दूसरी ईद थी जो वसीम अपने अम्मी अब्बू के बिना मना रहा था। वसीम के अम्मी अब्बू का 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और तब से वो अपने मामू जान के साथ ही रह रहा था। उस साल मामू के घर पर ईद की जबरदस्त दावत चल रही थी, जहां उसके सारे रिश्तेदार मौजूद थे। वसीम इतने सारे लोगों के बीच होने के बावजूद बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही थी। वसीम के कजिन्स इमरान और शिमाज उसकी इन फीलिंग से अनजान उसके लिए शीर कोरमा लाए, लेकिन उसकी मायूसियत देखकर उन्होंने उसका मूड ठीक करने का प्लान बनाया और उसे सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड दिखाने ले गए। वसीम भी सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन था और वो अपने फेवरेट सुपरस्टार की मूवी को मिस नहीं करना चाहता था। शीर कोरमा खाते खाते वो घर से बाहर निकलकर दोनों भाइयों के साथ मूवी देखने चल पड़ा। ईद के दिन ही रिलीज हुई बॉडीगार्ड सब जगह हाउसफुल जा रही थी और उन लोगों को कहीं मूवी के टिकट्स नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें शहर से काफी दूर एक पुराने से सिनेमा घर में 3 टिकट्स मिल ही गए। वसीम सलमान की मूवी देखकर बहुत खुश हुआ और उसका ध्यान पुरानी यादों से भटक गया। तीनों भाइयों ने मूवी खूब एंजॉय करी और वापस अपने घर की तरफ निकल गए। इमरान और शिमाज एक बाइक पर थे और वसीम अपनी एक्टिवा पर उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड फिल्म का एक गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा था। वसीम के भाइयों को एक सुनसान लेकिन शॉर्टकट रास्ता पता था, तो घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उन्होंने वो रास्ता ले लिया। वसीम भी उन्हें फॉलो करते हुए उसी तरफ चल दिया, पर उसे अपने आगे दोनों भाइयों की बाइक नहीं दिख रही थी। वो फिर भी गाना गुनगुनाते हुए आगे चलता गया। अचानक एक मोड़ पर
वसीम को अपने सामने एक बहुत ही बड़ा साया दिखा। वो घबरा गया और उसने जोर से ब्रेक लगाया। उसे अपने सामने एक 7 फीट लंबा आदमी दिखा जो उसे घूरते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वसीम डर के मारे सुन्न रह गया और हिलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। वसीम को अंधेरे में बस उसके बिखरे बालों के बीच से उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें दिख रही थी। वो वसीम के पास आया और उससे कहा कि वो बहुत भूखा है और उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। वसीम का बदन डर से ठंडा पड़ चुका था। वो उसे सुन रहा था लेकिन मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाल पा रहा था। उस आदमी ने फिर से गुस्से में कहा, मुझे अभी खाना चाहिए। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था वो आदमी और बड़ा होता जा रहा था, जैसे कि वो कोई भयानक राक्षस हो। अचानक से वसीम को लगा कि उसकी अम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि उसने निकलते वक्त गाड़ी में शीर कोरमा रखा था। उसने जल्दी से शीर कोरमा निकालकर उस बड़े से आदमी को ऑफर किया। उस आदमी का हाथ उसकी ओर बढ़ा और अपने लंबे लंबे हाथों से वो शीर कोरमा लेकर वहां से गायब हो गया। बीच रास्ते में अकेला खड़ा वसीम कुछ समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। वो जल्दी से अपनी एक्टिवा स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल गया। कुछ ही दूर पहुंचने पर उसने देखा कि इमरान और शिमाज रोड पर जख्मी हालत में गिरे पड़े हैं। वसीम ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर चला गया। मामू जान भी वसीम से ये खबर सुनकर फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। कुछ घंटों बाद जब इमरान और शिमाज को होश आया तो उन्होंने बताया कि रास्ते में कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया और उनके सारे पैसे ले लिए, और पैसों की लालच में गुंडों ने उन्हें बहुत मारा, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। वसीम ने भी सबको अपने साथ हुआ किस्सा बताया, जिस पर मामूजान ने कहा कि अगर वसीम भी इमरान और शिमाज के साथ साथ चला जाता तो वो लोग उसे भी बहुत मारते। शायद वो बड़ा आदमी एक जिन था जिसे उसके अम्मी अब्बू ने वसीम की हिफाजत करने भेजा था। वसीम ने जब वापस सोचा तो उसे समझ आया कि शायद मामूजान सही कह रहे हैं और उसकी हिफाजत के लिए उस आदमी को भेजना ही वसीम की ईदी थी जो उसे अपने गुजरे हुए अम्मी अब्बू से मिली। उस दिन के बाद से वसीम को अपने अम्मी अब्बू की कमी कभी महसूस नहीं हुई और उसे हमेशा लगा कि उसके अम्मी अब्बू उसके साथ ही हैं। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हमारे एक कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। उसके घर से निकलते निकलते हमें काफी देर हो गई थी। उसका फार्म हाउस जहां पर पार्टी हो रही थी वो शहर के बाहरी इलाके में था, जो अक्सर सुनसान रहता था। उस रात भी वो हाईवे वैसा ही सुनसान था। हमारे अलावा कोई भी गाड़ी उस रास्ते पर नहीं थी। मैं कार चला रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड सिनोया मेरे बगल में बैठी थी। उस रात की खामोशी से डर न लगे इसलिए मैंने गाड़ी में गाने चला रखे थे, पर फिर भी मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही थी। बार बार मेरी आंखें झपक रही थी और मुझसे कार नहीं चलाई जा रही थी। सिनोया ने किसी तरह मुझे जगा के रखा था। वो बार बार मुझसे कुछ ना कुछ बातें कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उस रोड के अंधेरे पर ही था। अचानक मुझे एक झपकी सी आई और जैसे ही मैंने आंखें खोली मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई है। होश आता उससे पहले मैं उसे कुचल चुका था। मैंने जब गाड़ी रोकी तो वो जमीन से खरचते खरचते एक साइड पर रुक गई। जब मेरी नजर रोड पर गई तब मैंने देखा कि एक लड़की की आधी कटी हुई बॉडी वहां पर पड़ी है। उसका सिर्फ सर और ऊपर का शरीर वहां था, बाकी सब कुछ गायब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी गाड़ी ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। सिनोया को उस रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था।
मैं बहुत घबरा गया था और मैंने वापस से कार स्टार्ट की और जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। थोड़ा आगे जाके जब मेरी नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तब मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि उस लड़की की ऊपर की आधी कटी हुई बॉडी मेरी कार के पीछे पीछे आ रही है और फिर कुछ ही पल में वो एकदम से गायब भी हो गई। सिनोया ये सब नहीं देख पा रही थी। घबराहट के मारे मैं भी उसे कुछ नहीं बोला। वो हाईवे खत्म होने ही वाला था कि मुझे उस लड़की का निचला हिस्सा यानी उसके दोनों पैर मेरी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए देखे। मैंने हिम्मत की और गाड़ी नहीं रोकी और मैं उन पैरों के आर पार हो गया। तभी मेरी कार के शीशे पर उस लड़की की ऊपर की बॉडी आके गिरी। मैं चीख उठा और कार का कंट्रोल लूज कर गया, जिससे मेरी कार डिसबैलेंस होकर पलट गई। सिनोया दूर जाकर रोड पर गिरी। तभी उस हाईवे पर बहुत तेज स्पीड में एक ट्रक गुजर रहा था। इससे पहले कि मैं उसे बचा पाता, वो ट्रक उसे 2 हिस्सों में कुचल के चला गया। मैं बहुत जोर से चीखा, सिनोया, सिनोया, और चीखते चीखते बेहोश हो गया। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली और मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि वो सिनोया को बचा नहीं पाए। जब मैंने अपने दोस्त को ये पूरा किस्सा बताया तो उसने मुझे टेके टेके की खौफनाक कहानी सुनाई। उस दिन से हर रात मुझे एक सपना आता है जहां मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे रेंगते हुए आ रहा है और मुझसे आके पूछ रहा है कि उसके पैर कहां हैं। मुझे नहीं पता कि वो सिनोया है या टेके टेके, पर उस सवाल को सुनकर रोज रात मेरी रूह कांप जाती है। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे दिल्ली में रह रहे एक अंकल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। 2012 दिवाली के शुभ उत्सव पर मेरे अंकल सुनील के साथ कुछ ऐसा अशुभ हुआ जिसकी वजह से वो उस दिवाली को कभी याद नहीं रखना चाहते। पूरा दिल्ली दिवाली की रोशनी में चमक रहा था। सुनील ने भी अपने परिवार के साथ इस उत्सव को खूब जम के सेलिब्रेट किया, पर उनको ऑफिस के काम से अर्जेंटली अहमदाबाद जाना था और देर रात में 4 बजे की फ्लाइट बुक थी। एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको दिल्ली कैंट रोड से जाना था। कहते हैं दिल्ली कैंट एरिया इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, पर ना ही वो भानगढ़ की तरह कोई खंडर है और ना ही उस जगह का कोई डरावना इतिहास है, बल्कि ये एरिया शहर के बीचों बीच किसी भी आम कॉलोनी की तरह ही है। और तो और ये इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स का घर भी है, पर फिर भी इस एरिया को काफी भयानक माना जाता है। सुनील को इसी एरिया से निकलकर एयरपोर्ट जाना था। ऊपर से दिवाली की रात अमावस की रात होती है और कहा जाता है कि इस रात भूत प्रेत की ताकत दुगनी हो जाती है। पर सुनील का इस रास्ते पर काफी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे। रात के 2 बज रहे थे जब सुनील अपनी वाइफ को लेकर टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर निकले। दिल्ली कैंट रोड के आते ही कुछ ही देर में सुनील को रोड के कोने पर खड़ी सफेद साड़ी में एक औरत दिखी जो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। सुनील ने सोचा कि इतनी देर रात ये औरत इस सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और सुनील ने उससे बोला, हम एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे मुंह करके खड़ी थी और उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। सुनील ने फिर बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ बैठी सुनील की वाइफ को एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई और उनको चक्कर आने लगे। वो हाँफते हाँफते बोली, सुनील, सुनील, चलो यहाँ से, प्लीज चलो यहाँ से। सुनील ने बगल में देखा तो उनकी वाइफ का चेहरा सफेद पड़ गया था।
उन्हें अब लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला। और वो ड्राइवर उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। तभी उस औरत ने अपना मुंह उठा के सुनील को देखा। सुनील ने उस औरत का भयानक चेहरा देखते ही ड्राइवर को जोर से हिलाया और चीखा, ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर होश में आया और उसने तेजी से गाड़ी को आगे भगाया। खिड़की के बाहर वही औरत गाड़ी के साथ हवा में भाग रही थी। सुनील ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गए थे और बुरी तरह पसीने पसीने हो गए। सुनील की गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होगी, लेकिन वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। दिल्ली कैंट से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुनील की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उनको मालूम हुआ कि उनकी वाइफ कोमा में चली गई है और उस ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई थी। करीब 4 महीने बाद उनकी वाइफ कोमा से बाहर निकली और अब दोनों ने वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करा। मगर उस दिन से लेकर आज तक सुनील दिवाली नहीं मनाते और उस दिल्ली कैंट वाले रास्ते के आसपास भी नहीं भटकते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि अगली कहानी हम किस हॉरर लेजेंड पे बनाएं।